हेलो बच्चों, कैसे हो? पेपर हो गए सारे, है ना। स्टेट बोर्ड का अगर हम बोलूँ तो मेजर पेपर तो ख़त्म हो लिए, और सीबीएसई का आज केमिस्ट्री का पेपर चालू है। और अगर हम बात करें अब नया सेशन, एक तरीके से 12th वाले अपने कंपटीशन की ओर निकलेंगे। जितने भी आपके रिमेनिंग सेकंड जेई का अटैम्प्ट है, सीईटी का है, नीट का है, अब सारे उनका कहते हैं ना, मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। तो अभी उसी के लिए स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका बहुत अच्छे से हमें समझ में आया था, तो थोड़े थोड़े जो वीडियोस हमारे इनकम्प्लीट हैं हम वो कंप्लीट करने पे लगेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जहाँ पे मैंने छोड़ा था क्लास, मैं वहाँ पर ही वहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको छोड़ा था, अगर आपने मेरा पार्ट 6 देखा हो तो पार्ट 6 के अंदर मैंने रदरफोर्ड के बारे में बताया था, ठीक है, थॉमसन मॉडल के बारे में बताया था, मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बताया था, मैंने इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया था, और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताया था रदरफोर्ड जी के बारे में भी, है ना, जो स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाए थे, याद होगा, है ना। तो अब उसके अंतर्गत हम आगे अगर बढ़ते हैं तो बोहर जी आए थे, लेकिन उससे भी पहले हमें लाइन का जो स्पेक्ट्रम है, लाइन का जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि बोहर जी ने एक सबसे बड़ा पोस्टुलेट दिया था, वो अभी मैं बताऊंगा सारी लाइन से लाइन। उन्होंने मेन चीज़ बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दे रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड एनर्जी। उसने भी रिवॉल्विंग बोली थी, किसने? रदरफोर्ड जी ने भी बोली थी, लेकिन बोहर जी ने बात बोली कि भाई वो रिवॉल्व करते हैं विच हैव फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि मैक्सवेल जी बीच में आ गए थे, याद है ना, रिमेंबर। तो जो मैक्सवेल जी आपके बीच में आए थे उन्होंने यही तो बात बोली थी कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, याद है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और एनर्जी रेडिएट करना चाहिए तो शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यही वो चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से बोहर जी ने आए, तो उन्होंने बोहर जी ने ये बात बोल दी कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है रदरफोर्ड, तो बात ठीक है, बट इन अ फिक्स शेल विच है फिक्स्ड एनर्जी। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके शेल्स बन जाते हैं, यानी कि एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें दो छोटी छोटी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम थ्योरी, है ना, और वो क्या चीज़ बता पाया था, वो क्या चीज़ नहीं, किस फिनोमिना के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उसके बाद आपका क्वांटम जो थ्योरी है आपकी, जो आपने ऑलरेडी जो क्वांटम नंबर मैंने स्टार्टिंग में बताया है, प्लैंक्स थ्योरी, वो वाली। तो ये दो चीज़ें हैं वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, है ना। अब हम अगर बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ईएम थ्योरी के बारे में सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत बोली थी, मैं सारे आपको पॉइंट्स भी लिखवा देता हूँ, क्योंकि 11th क्लास में तो भाई पॉइंट लिखने को आते हैं, तो वो पॉइंट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हुआ जाऊँगा और लिखता भी लिखवाता भी जाऊँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है वो क्या क्या आपको दे रहे हैं और क्या क्या आपको उससे नहीं मिला, यानी कि लिमिटेशंस भी उसकी हम देखेंगे, और कुछ टर्म्स जो हमें वेव के अंदर समझ में आने चाहिए, वही चीज़ हमारे वेव्स में भी आएंगे, वेव्स के अंदर हमें वो टर्म्स आने ही चाहिए समझ में, वो टर्म्स के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे, ठीक है, एंड बहुत कुछ एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये बात पता है कि जो मेरी लाइट है ना, लाइट जो ट्रैवल करती है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सबको बात पता रहती है, बचपन से हम पढ़ते आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और दोनों ही, यानी कि जो आपकी वेव ऑफ प्रोपगेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपगेशन है, उससे भी वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सर आइडियल भी लगेगा। जैसे कि ये मेरी मान लो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसका, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा, ठीक है भाई, देख ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरा मान लो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और दोनों के बीच में ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है मान लो, ठीक है। तो ये मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट है, क्या है, मैग्नेटिक कंपोनेंट। इसका एक अलग से चैप्टर भी आएगा क्लास आपका 12th में फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और ये मेरा मान लो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, राइट। और ये मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन,
है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, राइट। अब सुनिए इसके अंदर, तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आप हेडिंग भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो वेव आपको दिख ही गया है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव है वो इस डायरेक्शन में है, और उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से भी वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, लिख लीजिए। पहला पॉइंट, द एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स, लिख लीजिए, द एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स, the energy emitted by any source, from any source continuously, the energy emitted from any source is continuously in the form of radiation and is called the radiant energy। लिखिए, the energy is emitted from any source, ये चीज़ उसने बोली थी, ये फाइनली कंक्लूजन्स हैं, continuously in the form of radiation and is called the radiant energy, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, radiant energy। सेकेंड, वही, द रेडिएंट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वही जो मैंने आपको बोला, तो द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर, डेफिनेटली दोनों के दोनों, बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। Now next is radiation possesses the wave character and travel with the speed of light। तो कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, सबको पता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, these waves do not require any material medium for their propagation। These waves do not require any material medium for their propagation। तो ये सिंपल से 4 पॉइंट्स थे, मेनली वही है कि एक तो ये वाला, स्पीड ऑफ लाइट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, तभी वो स्पेस में हमारी जो लाइट वेव्स हैं वो फटाफट ट्रैवल कर लेती है, राइट। ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो मैक्सवेल जी के थ्रू थी, उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे, ठीक है। अब इनके कुछ टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए, डेफिनेटली वी शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक टर्म जो हम 9th में भी पढ़ते हैं, राइट। बेसिक टर्म कौन कौन से हैं सर, पहला है वेवलेंथ, आई होप सबको पता होगा ये वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वेवलेंथ का जो सिंबल है, पहली बात है लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अब सुनिए लैम्डा है क्या, नाम से पता लग रहा है, वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ, वेव लेंथ है ना, वेव की लेंथ, ये भी एक वेव है, ये एक वेव होती है यहाँ से यहाँ तक क्लास, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये एक वेव है, यहाँ से यहाँ तक भी आपकी क्या है, एक वेव, यानी कि ये भी एक क्या है, वेवलेंथ है। या फिर आपकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन, ये आपको बात पता है ना कौन से पॉइंट्स होते हैं, इनको क्या बुलाते हैं हम, क्रेस्ट, और इनको क्या बुलाते हैं हम, ट्रफ। बहुत सिंपल रखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रेस्ट और 2 consecutive ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। आज वाला लेक्चर 9th वालों को भी बहुत काम आने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive क्रेस्ट और 2 consecutive ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ सबसे बड़ी बात है इसकी, जो पॉपुलर यूनिट है, ध्यान रखना, ऐसा यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, पॉपुलर यूनिट जो है जिसमें आपकी जो वेवलेंथ है जनरली मेजर या फिर आपको क्वेश्चंस में दी गई होती है, वो कितनी है, वो होती है एंगस्ट्रॉम में। कितनी होती है क्लास, एंगस्ट्रॉम में, राइट, एंड दैट इज A0। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। ये वेवलेंथ हुई, और वेवलेंथ की ऐसा यूनिट तो सबको पता है मीटर्स में होती है, क्योंकि एक तरह से लेंथ ही है, तो ऐसा यूनिट विल बी डेफिनेटली आपका मीटर हो गया। दूसरा जो टर्म है जो हमें जानना चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देयर आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? भाई अगर हम देखो, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े को तो मुझे लगता नहीं दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन जो छोटे किड्स हैं जैसे कि 9th और 10th के, उनको स्टिल दे फील लिटिल बिट, डेफिनेशन को रटने की कोशिश करते हैं वो। बाबू रटो मत, फिजिक्स को हमेशा समझो, फ्रॉम द बिगनिंग समझो, ज़रूरी है तुम सबके लिए। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या है आप खुद सोचिए। जब हम बस स्टैंड पे खड़े होते हैं या मेट्रो स्टेशन पे खड़े हों, दिल्ली मेट्रो पे, राजीव चौक बहुत क्राउडी स्टेशन है, क्लास बहुत ज़्यादा क्या है हमारा, क्राउडी स्टेशन रहता है। तो वहाँ पर हम अगर कोई खड़ा हुआ है और कोई हमसे आके पूछे, सर जी व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेट्रो, राइट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? वो ये नहीं पूछ रहा है कि मेट्रो की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ये पूछ रहा है कि भाई कितनी मेट्रो कितनी देर में आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, बसेस की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर। तो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 मिनट में कितनी बसेस आ रही हैं, 1 मिनट में कितनी आपकी मेट्रोज आ रही हैं, ऑल दैट स्टफ। तो दे आर द फ्रीक्वेंसी दे आर आस्किंग। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वेव्स। अगर मैं वेव्स के टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में से कितनी वेव्स आएंगी, है ना, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आएंगी, वो आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। अब एक ध्यान रखना, न्यू, न्यू, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू, NU, न्यू। अब आदत बना लो न्यू रिप्रेजेंट करने की, स्मॉल f लिखते हो नो डाउट, बट न्यू भी एक लिखा जाता है, सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, राइट, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लेते हैं। मान लो ये 1 सेकंड का इंटरवल दिया हुआ है और ये ठीक है। अब ऐसी ये वेव दी हुई है, उन्होंने पूछा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझ में आना चाहिए, राइट। तो आपको पता है सर एक वेव यहाँ से यहाँ तक है ना, ये दूसरी वेव है और ये आधी वेव है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर? 2.5, और यूनिट क्या होती है उसकी? हर्ट्स, सबको पता है, या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। मेरे ख्याल से टर्म्स हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि यही टर्म्स क्लास हमें अभी आगे लेके जाएंगे, हर जगह बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इवन फिजिक्स में भी, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा, एक वेव यहाँ से यहाँ तक, दूसरी और आधी यानी कि 2.5 हर्ट्ज। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। नौ, तो 2 टर्म्स आपको सीख गए, फ्रीक्वेंसी सीख गए और वेवलेंथ हो गया। अगला वर्ड है टाइम पीरियड, नाम से पता लग रहा है, ऑसिलेशन में भी सीखोगे। टाइम पीरियड पूरा SHM चैप्टर में वही है तुम्हारा, टाइम पीरियड। आइए, टाइम पीरियड क्या होता है? रटना नहीं है, ध्यान रखना। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वेव, एक वेव को कंप्लीट होने में यहाँ से यहाँ तक वो वेव जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना वो समय ले रहा है, कितना वो टाइम ले रहा है, तो टाइम पीरियड हो गया। द टाइम टेकन टू कंप्लीट लिख सकते हो, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये भी एक ऑसिलेशन भी है पूरा क्लास, ध्यान रखना, ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ। ये हो या एक पेंडुलम हो, चाहे एक सर्कुलर मोशन हो, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। अनलेस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लेके चल रहे हो, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वापस यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये हमेशा आगे चलता हूँ मैं, फिर वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मतलब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, समझे। तो ये चीज़ रहती है, और ऐसे ही सेम सर्कुलर मोशन में भी यही चीज़ रहेगी। यहाँ से यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, फिर 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 इधर से इधर। तो दिस कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन वेव। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव और ऑसिलेशन, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव या ऑसिलेशन। बात समझ में आई? क्लियर हुआ है? ठीक है, श्योर। तो अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में आप देखोगे उसका उल्टा हो रहा है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, एक बहुत पॉपुलर 9th स्टैंडर्ड का आपका फॉर्मूला है जो आपके काम आता है, राइट।
तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आ जाइए, अब कर दूँ। तीसरा वर्ड भी हो गया, पहला हो गया वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड। अगला वर्ड होता है क्लास वेव नंबर। ये भी ये नया है आपके लिए, है ना। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर। तो चारों पॉइंट आपने वो भी देख लिए कि क्या क्या हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आप लिख सकते हो। ध्यान रखना क्लास, डोंट कंसिडर इट एज अ फुल चैप्टर ऑफ ईएम वेव, वो हमारा फिजिक्स में लगाएगा। एक ये टॉपिक है हमारा छोटा सा केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में देख रहे थे। तो उसको समझने के लिए वी नीड टू स्टडी अबाउट द वेव, मतलब आपकी जो थ्योरी, मतलब लाइट को समझना था। तो लाइट को समझने के लिए सबसे अच्छी थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इट वाज गिवन बाय द मैक्सवेल, है ना। तो मैक्सवेल ने जो मेन चीज़ वही बोली थी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट आपके दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो लाइट ट्रैवल करती है इन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, और स्पीड ऑफ द लाइट भी आपकी 3 × 10⁸ होती है ना। और इनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ पॉइंट्स उसने हमें बोले थे। अच्छा, नाउ अब चौथा आपका जो वर्ड आ रहा है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। नाम से पता लग रहा है वेव नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास न्यू बार से। न्यू बार एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। इसका एक बेसिक फॉर्मूला रहता है, बट इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आएंगी? ये नॉर्मली वही सेम जैसे 1 सेकंड का था, यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है कितनी वेव्स, है ना। तो अगेन यहाँ पे 2 वेव्स हैं, तो आपका जो वेव नंबर है इट विल बी 2, अगेन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि न्यू बार की जो यूनिट रहेगी लैम्डा का इनवर्स है। ये अब अभी यूज़ होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, वेव नंबर हो गया। अगला वर्ड है एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ क्लास। एम्पलीट्यूड, यस, क्या देनी है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position to extreme position, right? The maximum displacement from the mean position to the extreme position is known as its amplitude। ठीक है, बच्चों को ये भी रटते हैं, पता नहीं क्यों, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स को क्या रटवाया जाता है कि सर ये मेरी एक वेव है, ठीक है, दिस इज माय वेव, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, वो बोलते हैं हाइट। बिल्कुल बात सही है, वही होता है, लेकिन जो अब उसको बोलते कैसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये होता है सर, बस ये होता है, ठीक है, ये हाइट होती है। तो उसका मतलब समझो क्या है, ये हाइट है, लेकिन जब आपका पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक गया, या मैंने आपको वही बोला ना, जब आपकी वेव यहाँ से यहाँ तक गई तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो इसमें भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो ये मेरा एम्पलीट्यूड होता है, ये, राइट। या फिर जब वो वापस आया, यहाँ से यहाँ गया, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, फिर वो नीचे भी जाता है, राइट। इसी वजह से हम बोलते हैं ये भी एक एम्पलीट्यूड होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, ये मेरी मीन पोजीशन होती है। ये कौन सी पोजीशन होती है? मीन। और ये मेरी कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम, है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? गुड। नाउ आपकी ये बात समझ में आ गया, टाइम पीरियड भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अगला वर्ड है वेलोसिटी। अगेन नेक्स्ट वर्ड इज आपकी क्या है? वेलोसिटी। 4 था, 5वां शायद 6ठा है ये, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है सर? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हो ना बचपन से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो,
ठीक है, कितना समय वो ले रहा है। तो डेफिनेशन आप लिखना चाहो वेलोसिटी की, लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एक फॉर्मूला बनता है, क्या बोलते हैं क्लास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह से न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। ये एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपकी ज़िंदगी के लिए। मैं कहूँगा जब तक आप हो, जब तक हो धरती पे, तब तक कुछ और नहीं भूलने का। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं भूलने का, उसी तरह ये भी नहीं भूलने का। ठीक है, 9 से इसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है और आगे तक हमेशा यूज़ होती रहती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। वी क्या है, वेलोसिटी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस रिलेटेड इसके बहुत कुछ आएंगे। क्लियर, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे कि जब लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो स्पेक्ट्रम दिखता कैसा है, कौन कौन से होता क्या है, वेवलेंथ बढ़ती है, डिक्रीज़ होती है ना। जो स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे और वहीं से ही हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में एनालिसिस निकलेगी। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमारा उसी के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्लास, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है मेन है, मैं आपको वो लेके चल रहा हूँ। अननेसेसरी फालतू की जो थ्योरीज़ हैं उनको हम नहीं ले रहे हैं, सो दैट हम अपने कंपटीशन, हमारा बोर्ड्स, जो मकसद है हमारा वो हम लेके चलें। तो अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, सबसे लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गामा रेज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है क्लास एक्स रेज, जो आप एक्स रेज करवाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आता है यूवी रेज। फिर आता है क्लास आपका इंफ्रारेड, या कह सकते हो विजिबल रेज, विजिबल रीजन, जिसमें आपका वेबग्योर बनता है। फिर आता है आपका इंफ्रारेड रेज, राइट। फिर आपका आता है क्लास इंफ्रारेड रेज के बाद माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव जो आपके ओवन रखे रहते हैं, एंड देन इट विल कम आउट टू बी रेडियो वेव्स। और रिमेंबर दैट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वेवलेंथ आपकी बढ़ती है। ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वेवलेंथ इंक्रीजेस। और मेजरली हम जो कंसर्न रहेंगे, मेनली हम इनमें कंसर्न रहेंगे, ठीक है। तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यूवी रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ती है। तो वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो डैम श्योर फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी। मानते हो, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इज इट क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। तो अब क्लास इसके अंदर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, और ये अलग अलग रीजंस हैं। मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बट उससे भी पहले अब आपको लिमिटेशंस बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, ठीक है। जो वो लिमिटेशंस थी उनकी। और हाँ, एक और चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी है वो आपको अलग अलग फिनोमिनाज, जैसे कि डिफ्रैक्शंस हैं, राइट, ये सब बता पाया था। लेकिन जो मेजरली वो नहीं बता पाया, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी है was successful in explaining the properties of the light such as interference, diffractions, है ना। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि it was able to explain the phenomena like interference, diffractions, but it could not explain the following phenomena, the following points. पहला, the phenomena of black body radiations, अभी लेके आऊँगा। दूसरा, मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही बताऊँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, तुम्हारा फिजिक्स में भी चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताऊँगा, ठीक है, अलग से लेके चलूँगा उसको। तीसरा है द वेरिएशन ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड हो गया, लिखते भी रहिए, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। रिमेंबर हीट कैपेसिटी, याद है, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। I hope you remember thermodynamics. So the variation of heat capacity of the solids as a function of temperature.
नेक्स्ट, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। अगेन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी स्टडी वो हमें नहीं बता पाया था, इसी वजह से वो नहीं समझा पाया। तो यहाँ से क्लास सबसे पहले तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो क्लास यहाँ से मैं अगले पार्ट पे जाऊँगा तुम्हारे, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में तुम स्टडी कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे तुमने आज टर्म्स के बारे में सीखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो कुछ पॉस्टुलेट्स थे वो देखे थे, लिमिटेशंस आपने देख ली। मैंने वही बोला कि मेजरली जो हमें बतानी है अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो मेनली हमारे दो हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन वी विल कम फॉरवर्ड टू द बोर मॉडल। तो ये क्लास, ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, तो सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू।